हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी। सीबीसी एक बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब किए जाने वाला टेस्ट है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो वो सीबीसी ज़रूर लिखते हैं। बहुत सारी बीमारियों में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सीबीसी। सीबीसी एक कॉमनली प्रिस्क्राइब टेस्ट है। बहुत सारी बीमारियों में प्रिस्क्राइब किया जाता है। ऑलमोस्ट हर बीमारी में प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे फीवर के साथ कोई जाए, जॉन्डिस के साथ जाए, वीकनेस के साथ जाए, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस में सीबीसी प्रिस्क्राइब किया जाता है। सीबीसी पे हम सेल्यूलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड को देखते हैं। ब्लड के जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं और इसकी स्टडी की जाती है सीबीसी के अंदर। इनका नंबर कितना है, इनका साइज शेप क्या है, ये सब हम लोग देखते हैं सीबीसी के अंदर। सबसे पहला कंपोनेंट होता है आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। रेड इनका कलर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कलर जो होता है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए हमारी बॉडी को आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी होगी तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स में, पूरी बॉडी के हर सेल्स में डिलीवर करने का काम करता है। मीन्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्रॉम द लंग्स टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। अगर इसकी कमी हो जाए तो हर सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें वीकनेस महसूस हो सकती है। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एनीमिया। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आरबीसी कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये मैक्सिमम नंबर में जो दिख रहे हैं वो आरबीसी है। सो दिस इज आरबीसी, दिस इज आरबीसी। ये जितने भी जो दिख रहे हैं रेड, दिस इज आरबीसी। ये हमने मार्क भी किया हुआ है, इट इज आरबीसी। नेक्स्ट सेल्यूलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड होता है डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हमें इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। इम्यून रेस्पॉन्स मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन एलिमेंट, पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस कोई भी आता है तो उसके अगेंस्ट में फाइट करने का काम जो करते हैं वो डब्ल्यूबीसी करती है। इट इज़ अ सोल्जर। डब्ल्यूबीसी 5 तरह की होती है। ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो इसके कॉन्सेंट्रेशन या इसके अमाउंट के ऊपर है। मतलब मीन्स कौन सी डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होती है, कौन सी कम होती है। अगर देखें तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है, तो न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट टाइप, देन लिम्फोसाइट्स, देन मोनोसाइट्स, देन एओसिनोफिल्स, देन बेसोफिल्स। तो ये 5 तरह की डब्ल्यूबीसी होती है। इनमें से न्यूट्रोफिल्स को हम पॉलीमॉर्फ्स भी बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एलिमेंट या फॉरेन पैथोजन या इन्फेक्शियस एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरस कोई भी एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में फाइट करने का काम डब्ल्यूबीसी करते हैं। जैसे बॉर्डर पे मान लिया किसी फॉरेन एनिमीज आ गई तो उससे फाइट करने के लिए हमारे सोल्जर्स वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में डिपोर्ट करते हैं। उसी तरह से कोई इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन आ जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ा देती है। ये पिक्चर है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं दिस ऑल आर डब्ल्यूबीसी जो कि डार्कली स्टेन्ड है। ये न्यूट्रोफिल है, ये भी न्यूट्रोफिल है। इनको पॉलीमॉर्फ भी बोलते हैं क्योंकि इनका न्यूक्लियस का शेप अगर आप देखें तो सब में अलग अलग दिखता है। तो न्यूक्लियस के शेप में वेरिएशंस होते हैं, इसीलिए पॉलीमॉर्फ्स। पॉली मतलब मल्टीपल, मॉर्फ्स मतलब शेप। उससे ये जो है लिम्फोसाइट है, ये मोनोसाइट है, ये बेसोफिल है, ये इओसिनोफिल है। तो इस तरह से हमें डब्ल्यूबीसी माइक्रोस्कोप में दिखती है। ये भी डब्ल्यूबीसी है, ये लिम्फोसाइट है, ये पॉलीमॉर्फ है। इसमें भी आप देख रहे हो ये न्यूट्रोफिल से 2 तरह की अलग अलग शेप है इनका। अब नेक्स्ट जो सेल्स है या सेल्यूलर कंपोनेंट है वो प्लेटलेट्स है। ये सेल्स हैं बट मोस्टली हम इनको पार्टिकल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल्स के एक्चुअली फ्रेगमेंट्स हैं। दिस आर नॉट कंप्लीट सेल्स। प्लेटलेट का काम होता है हीमोस्टेसिस करना। हीमोस्टेसिस क्या होता है? हीमोस्टेसिस मीन्स किसी को कहीं पर चोट लग गई और वहाँ से ब्लड बहना चालू हो जाता है, उसको रोकने का काम जो करती है वो प्लेटलेट्स करती है। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का काम प्लेटलेट्स के अलावा क्लोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं कुछ, वो भी करते हैं। अगर प्लेटलेट का काउंट बहुत कम हो जाए तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग हो सकता है। हमने अक्सर प्लेटलेट्स का नाम सुना होता है डेंगू फीवर के अंदर। किसी को डेंगू फीवर होता है उसमें प्लेटलेट का काउंट कम होता है,
लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने की है कि प्लेटलेट का काउंट कम होने से ब्लीडिंग प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत कम होने से ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होती है। ये माइक्रोस्कोप में प्लेटलेट्स को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत छोटा शेप होता है। जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स जैसे दिख रहे हैं छोटे से, ये वाला, ये पार्टिकल, ये इधर जो पार्टिकल है, ये सभी प्लेटलेट्स हैं। तो इस तरह से प्लेटलेट्स हमको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में दिखती है। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं सीबीसी की। तो सीबीसी की रिपोर्ट्स के अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? अगर आप रिपोर्ट को देखते हैं सीबीसी की रिपोर्ट्स को, तो उसमें आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा, आरबीसी काउंट, हेमेटोक्रेट, एमसीवी, एमसीएच एंड एमसीएचसी, these 3 पैरामीटर्स, देन आरडीडब्ल्यू, प्लेटलेट काउंट्स, एमपीवी, डब्ल्यूबीसी काउंट। और ये डब्ल्यूबीसी काउंट के अलग अलग, जैसे मान लिया डब्ल्यूबीसी काउंट है, इसके अंदर कौन सी सेल्स कितने परसेंटेज हैं, लाइक न्यूट्रोफिल कितना परसेंट है, लिम्फोसाइट कितना परसेंट है, मोनोसाइट कितना है, ईओसिनोफिल कितना है, बेसोफिल कितना है, ये सभी, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल काउंट। तो डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट एंड दिस इज टोटल काउंट। तो इस तरह से हमें ये पैरामीटर्स हमको सीबीसी की रिपोर्ट्स में देखने को मिलते हैं। अब 1 बाय 1 हम पैरामीटर्स को देखते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो होता है या कंपोनेंट जो होता है सीबीसी रिपोर्ट का, वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है वो हमने देखा ही था पहले, कि ये ऑक्सीजन को लंग्स से पूरी बॉडी की हर सेल्स के अंदर डिलीवर करते हैं। नॉर्मल रेंज जो होता है वो 15 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है मेल में, और फीमेल में या वुमेन्स में होता है 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। सिग्निफिकेंस हमें पता ही है क्योंकि ये ऑक्सीजन डिलीवरी करते हैं। अगर इनका अमाउंट कम हुआ, ये हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हुआ, तो उसके अंदर आपको वीकनेस, फटीग, ये सब हो सकता है। दैट कंडीशन इज नोन एज एनीमिया। ये जो रेंज है वो कुछ इंटर लैब वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग लैब की रिपोर्ट्स में अलग अलग होते हैं, तो माइनर वेरिएशंस होते हैं, बट मोर और लेस लगभग इतना ही होता है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट होता है आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट अगेन इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आरबीसी काउंट भी काफ़ी कंडीशंस में कम होता है, कुछ कंडीशंस में कम नहीं भी होता है। दैट इज नॉट आवर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। नॉर्मल रेंज जो होता है आरबीसी काउंट का वो होता है 4.7 to 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम या पर माइक्रोलीटर मेल में, और फीमेल में होता है 4.2 to 5.4 मिलियन पर क्यूबिक एमएम या फिर माइक्रोलीटर। दोनों चीज़ एक ही है। एक क्यूबिक एमएम जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर 1 माइक्रोलीटर वॉल्यूम आता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगेन हीमोग्लोबिन का जो सिग्निफिकेंस है सेम सिग्निफिकेंस आरबीसी काउंट का भी है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है डब्ल्यूबीसी काउंट। हमें पता ही है डब्ल्यूबीसी क्या करती है, इट फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस या अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन जो भी आते हैं उनके अगेंस्ट में फाइट करते हैं। तो अगर फाइट करेंगे, कभी पैथोजन एंट्री हुआ या इन्फेक्शन हुआ, तो उस केस में क्या होगा, इसका नंबर बढ़ जाएगा। तो हाई डब्ल्यूबीसी काउंट इंडिकेट्स इन्फेक्शंस या इन्फेक्शियस एजेंट्स या फॉरेन एलिमेंट्स कुछ हो, और कुछ और कंडीशंस भी होते हैं जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। और लो काउंट कब हो सकता है, जब आपको इम्यूनोडेफिशिएंसी हो। नॉर्मल रेंज जो होता है इसका 4500 से 11,000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट, मीन्स अलग अलग टाइप की डब्ल्यूबीसी कितनी है हमारे ब्लड में। 5 टाइप्स हमने देखा ही है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। पांचों का फंक्शन अलग अलग होता है, लेकिन इस सीरीज के अंदर इसको कवर नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में इसे कवर करेंगे कि अलग अलग टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी का अलग अलग रोल क्या होता है। एंड डब्ल्यूबीसी इज इंपॉर्टेंट टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड इट प्रोवाइड्स इम्यून रिस्पॉन्स टू अवर बॉडी। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है रेड ब्लड सेल इंडाइसेस, जैसे हम आरबीसी इंडाइसेस भी बोलते हैं। आरबीसी इंडाइसेस का सिंपल मीनिंग होता है कि हमने एक ग्रोस ब्लड में देखा कि हेमोग्लोबिन कितना होता है, आरबीसी कितने होते हैं। आरबीसी इंडाइसेस का मतलब होता है एक आरबीसी, सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज नोन एज एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है, दैट इज नोन एज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएच। और एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, दैट इज नोन एज एमसीएचसी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये पैरामीटर्स इंक्लूडेड होते हैं किसमें, रेड ब्लड सेल इंडाइसेस में। इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इनके सिग्निफिकेंस के लिए हम एक लेक्चर सीरीज और प्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट टाइम। इसका रोल होता है एमसीवी और एमसीएच की हेल्प से हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि इसको किसी पर्सन को एनीमिया है, मीन्स हीमोग्लोबिन की कमी है, तो वो कमी का कारण क्या हो सकता है।
कुछ में आयरन की कमी हो तो MCV MCH अलग पैरामीटर होते हैं, B12 की कमी हो तो उसके अंदर कुछ अलग होता है। तो अलग अलग टाइप के एनीमियाज होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि इस पर्सन को किस कारण से एनीमिया हुआ है या किस कारण से ब्लड की कमी हुई है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है प्लेटलेट काउंट। जैसा कि हमें प्लेटलेट का फंक्शन पता है कि ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं या हेमोस्टेसिस करते हैं। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो कितना होता है, 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख पर क्यूबिक mm। ये नॉर्मल रेंज होता है किसका, प्लेटलेट्स का। सिग्निफिकेंस क्या होता है, ऑफ कोर्स अगर बहुत कम काउंट हो गया प्लेटलेट्स का तो देयर में माइट बी चांसेस की ब्लीडिंग हो सकता है, और कुछ कंडीशंस में भी हाई काउंट भी होता है। नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत हाई काउंट हो, जैसे 5 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, तो आयरन की कमी के अंदर भी प्लेटलेट काउंट्स कई बार ज़्यादा दिखता है। तो हर बार प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा हो तो उसको अदरवाइज ना लिया जाए। बाकी कुछ कंडीशंस होती है ऐसे जिसमें प्लेटलेट काउंट्स बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, MPV। MPV मीन्स एक प्लेटलेट का वॉल्यूम कितना होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक प्लेटलेट का वॉल्यूम कितना होता है, और ये एक बेस्ट इंडिकेटर होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करने का। MPV को एनालाइज करके हम लोग बहुत सारी और भी डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं, उसे हम सेपरेट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशंस की, मीन्स CBC का आखिर रोल क्या होता है। तो सबसे पहला रोल होता है इट इज़ अ डायग्नोस्टिक टूल, मीन्स इससे हम कई सारी बीमारियों का डिटेक्शन कर सकते हैं या डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी देखा है, इन्फेक्शन को डायग्नोस कर सकते हैं, एनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं, टाइप ऑफ एनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं। इस तरह से इट हैज़ अ ह्यूज डायग्नोस्टिक पोटेंशियल्स। बहुत सारी बीमारियों में और भी मतलब CBC में वेरिएशंस आते हैं। बाय नोइंग दैट वी कैन डायग्नोस मैनी क्लिनिकल डिजीजेस और मैनी क्लिनिकल कंडीशंस। सेकेंड कंडीशन होती है ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग। फॉर एग्जाम्पल किसी को इन्फेक्शन है तो WBC काउंट बढ़ा हुआ है, उस केस में अगर आपने एंटीबायोटिक्स दी, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाई दी वो रेस्पॉन्ड कर रही नहीं कर रही, वो देखने के लिए हम ये देखते हैं कि वहाँ पे WBC का काउंट कम हुआ। अगर WBC का काउंट कम हुआ इट मीन्स द ट्रीटमेंट इज वर्किंग। या फिर फॉर एग्जांपल आयरन सप्लीमेंट दिए किसी को आयरन की कमी है तो उस केस में हम देखते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, लाइकवाइज। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग भी करने के लिए भी CBC का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है हेल्थ असेसमेंट। अगर किसी पर्सन को अपना हेल्थ असेसमेंट करना है, अकेला CBC रिपोर्ट भी हो ना, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मीन्स अकेले CBC रिपोर्ट से उसके कई सारे हेल्थ पैरामीटर्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, वेदर ही इज़ न्यूट्रिशनली वेल, ही इज़ इम्यूनिटी वाइज वेल, उसका न्यूट्रिशन में जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर आयरन की कमी तो नहीं है, B12 की कमी तो नहीं है, फॉलिक एसिड की कमी तो नहीं है, प्रोटीन की कमी तो नहीं है। एवरीथिंग कैन बी विजुअलाइज जस्ट बाय सीइंग CBC। अगर किसी का CBC एकदम नॉर्मल है ना, तो इट मीन्स वी कैन कंसिडर हिम एज अ हेल्दी पर्सन। तो CBC इज अ वेरी गुड इंडिकेटर्स फॉर हेल्थ असेसमेंट। अब हम लोग बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ CBC रिपोर्ट्स। CBC रिपोर्ट्स का इंटरप्रिटेशन करके हम लोग बहुत सारी डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ गुड स्क्रीनिंग टूल फॉर डायग्नोसिंग एनी डिजीज, और इट हैज़ ह्यूज रोल इन मैनी क्लिनिकल कंडीशंस। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है CBC का इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं करते हो CBC को तो आपने कुछ भी नहीं किया, और अगर CBC को आपने प्रॉपरली इंटरप्रेट कर लिया तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप 80 to 90% डिजीजेस को इजीली डायग्नोस कर सकते हो। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये CBC का एक एग्जांपल है। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हीमोग्लोबिन है। सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर का नाम लिखा होता है, देन यहाँ पर उसका कितना रिजल्ट है, कितना वैल्यू आया वो है, और उसके बाद उसकी क्या यूनिट है, और उसके बाद में उसका नॉर्मल रेफरेंस रेंज लिखा होता है। तो जनरली हम लोग रिपोर्ट को देखने का तरीका यही होता है कि हीमोग्लोबिन देखा फॉर एग्जांपल 13.8 है, तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर, इस लेबोरेटरी की जो नॉर्मल रेंज है वो ये है, तो इसके बीच में तो इट्स ओके। जैसे RBC काउंट 3.45 है तो ये कम है क्योंकि ये रेंज के बाहर है। अगर इसका MCV MCH देखोगे तो ये MCV 128 जो कि नॉर्मली 80 to 100 होना चाहिए, 128 आ रहा है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा हाई है। एंड अगर आपको इस पैरामीटर्स के अगर बात करें तो RBC काउंट कम, MCV हाई, MCH भी हाई, तो ये मोस्टली देखा जाता है विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में।
फिर ये डिफरेंशियल काउंट है। इस तरह से हमको सीबीसी रिपोर्ट्स देखने को मिलती है। यहाँ पे भी ये जो सीबीसी के कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ये अदर पर्सन की रिपोर्ट है। तो लाइक वाइज इस तरह से हमें सीबीसी का रिपोर्ट दिखता है। ये यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो रेफरेंस रेंज चेंज हो गया कुछ, तो इंटरलेब वेरिएशंस होते हैं रेफरेंस रेंज में, अलग अलग लेब का अलग अलग वेरिएशंस होता है। और सेकेंडली एज वाइज भी कुछ कुछ वेरिएशंस होते हैं और जेंडर वाइज भी कुछ वेरिएशंस होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। ये भी एक लैब का रिपोर्ट है। तो लाइक वाइज हम लोग अलग अलग लेब में अलग अलग थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है, लेकिन मोर और लेस लेब का रिपोर्ट सेम ही होता है। तो इस तरह से हमको सीबीसी का रिपोर्ट दिखता है। एज ए कंक्लूजन, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि सीबीसी के द्वारा हम लोग बहुत सारी डिजीज का डायग्नोस कर सकते हैं, इवन न्यूट्रिशनल स्टेटस भी पता कर सकते हैं, इम्यून स्टेटस भी पता कर सकते हैं और बहुत सारी डिजीज भी डायग्नोस कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कहना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लैब रिपोर्ट जनरली देखते हैं तो वो क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हाँ आपका ये रेफरेंस रेंज के अंदर आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आपका रेफरेंस रेंज के अंदर आ रहा है कोई पैरामीटर तो हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार नॉर्मल रेफरेंस रेंज में आने के बावजूद भी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसके लिए हमारा एक नया हमने सर्विस स्टार्ट करी हुई है, लैब रिपोर्ट एनालिसिस, जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं। अगर आपका नॉर्मल लुकिंग जैसे आपको लगे कि हाँ ये तो रेफरेंस रेंज के अंदर आ रहा है, उसके अंदर भी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं लैब रिपोर्ट एनालिसिस। अगर एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन आपका बहुत बढ़िया ना, तो आप कोई भी डिजीज़ को ईजिली डायग्नोस कर सकते हो। लेकिन अगर एनालिसिस अच्छा नहीं है ना, तो बहुत सारी डिजीज़ हम लोग मिस भी कर सकते हैं। तो एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन ऑफ लैब रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सीबीसी का इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा डायग्नोस्टिक टूल है ना जिससे हम बहुत सारी डिजीज डायग्नोस कर सकते हैं। नाउ वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चंस। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप चैट में लिख सकते हैं, विल आंसर योर क्वेश्चंस। हमने जैसा डिस्कस किया था कि वी हैव स्टार्टेड अवर सर्विस लैब रिपोर्ट एनालिसिस, जिसमें हम लोग, आप मान लिया फॉर एग्जांपल किसी लैब में गए और आपने कहा कि मुझे बुखार आ रहा है, तो आपने टेस्ट करवा लिया। उसके बाद आपको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो आप डॉक्टर के पास जाओ उससे पहले हमसे लैब रिपोर्ट एनालिसिस भी करवा सकते हो। एंड वी हैव स्टार्टेड दिस सर्विस ताकि आपको प्रॉपर एनालिसिस मिल सके। तो हमारी वेबसाइट है drkamlesh.com, उसमें हमने एक सर्विस प्रोवाइड कर रखी है लैब रिपोर्ट एनालिसिस। तो उसको ऑप्ट करके आप अपनी जो भी लैब रिपोर्ट है उसके बारे में जान सकते हैं अच्छे से, और उसका इंटरप्रिटेशन पता कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस यू हैव, यू कैन आस्क। आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, विल आंसर। Thank you so much for watching this useful lecture about CBC. Thank you so much.